हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेक्चर नंबर 4 में हैं और आपको याद है कि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल्ड एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया था। एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, बेस कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन और रेट्रो एल्डोल क्या होता है, इन सब बारे में डिटेल्ड बातचीत की थी। इस लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में मेजर हमारा जो कंसर्न होगा वो कैनिज़ारोस रिएक्शन सीखना है, ठीक है। इसके अलावा और रेमिनेंट रिएक्शंस होंगे तो वो भी इसमें करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर नंबर 4 कार्बोनिल कंपाउंड्स। और मैं बताऊं आपको कि हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में ये पढ़ा था कि कार्बोनिल कंपाउंड किस मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, उनकी प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज में मैंने अब तक बहुत सारे रिएक्शन आपको बताए, जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड अमोनिया से कैसे रिएक्ट करेगा, NH2Z टाइप रिएजेंट से कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर से कैसे रिएक्शन होगा, अल्कोहल से कैसे रिएक्शन होगा, है ना, HCN है ना, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कैसे होगा और एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा। इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिटेल्ड बातचीत की है और अभी भी हम लोग प्रॉपर्टीज की ही बात कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टीज के ही फेरिस्ट में मैं कैनिज़ारो रिएक्शन आपको बता रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन के बाद। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन, ठीक है, कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, मेनली ये रिएक्शन वो लोग देते हैं जो एल्डोल नहीं देते। यानी जैसे एल्डोल के लिए प्राइम कंडीशन क्या थी, एल्डोल के लिए प्राइम कंडीशन ये थी कि आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए या ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए जिसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो। और कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन होता है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली में होता है, 50% KOH या 50% है ना NaOH में ये रिएक्शन होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली यूज करते हैं। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी कि कैनिज़ारो रिएक्शन वहां होता है ना, कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय दोज कार्बोनिल कंपाउंड्स which lack अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एब्सेंट हो, विच लैक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और दूसरी चीज इट इज गिवन बाय जो रिएजेंट होते हैं, और रिएजेंट जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज देते हैं और मेनली इसमें भी 50% KOH या 50% NaOH होते हैं, वो लोग ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। तो मैकेनिज्म क्या हो जाएगा इसका, मैकेनिज्म हो जाएगा, अब HCHO जो है ये, है ना, ऑफ कोर्स ये भी 2 मोल से होता है। ध्यान रखिएगा कि इसके 2 मोल की जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे 2 मोल ऐसे एल्डिहाइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला मोल मैंने लिया है और इसमें मैं OH से ट्रीट कर रहा हूं, इसको OH से ट्रीट कर रहा हूं। OH माइनस जो है और OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है और ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCOH, OH बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और साथ में HCHO हो जाएगा, ठीक है। अब तो पहला स्टेप क्या होता है, OH इस पे अटैक करता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि इंटरनल अटैक होगा। इंटरनल अटैक से हाइड्राइड जैसे पुअर लिविंग ग्रुप भी लीव कर जाते हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है ना, GOC के में जब मैं लिविंग एबिलिटी पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि अगर आपका जो लिविंग ग्रुप है पुअर है तो वो सिर्फ एक ही केस में जाता है, वो है इंटरनल अटैक। तो यहाँ O का इंटरनल अटैक होगा और H माइनस के रूप में निकल जाएगा और वो भी न्यूक्लियोफाइल के रूप में दूसरे एल्डिहाइड पे या कीटोन पे अटैक करेगा। तो यहाँ अटैक करेगा और ये टूट जाएगा। तो होगा क्या, कुछ इस तरह का हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, प्लस ये जो H यहाँ लगेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये चीज आपकी CH3O माइनस बन जाएगी यहाँ पे। ये स्टेप है ना, स्लो स्टेप होता है। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और इस स्टेप को हम लोग कहते हैं यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप है। तो इस रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो याद रखिए इसमें 2 ही स्टेप होते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर और प्रोटॉन ट्रांसफर। तो H माइनस जो है हाइड्राइड के रूप में दूसरे एल्डिहाइड में ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफर, ये फास्ट होता है, ठीक है, ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है, ये फास्ट स्टेप है ये। और
ये प्रोटॉन ट्रांसफर का स्टेप है, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो अब यहां पे देखना होगा कि दो बेस है, यहाँ पे HCOO माइनस है और CH3O माइनस है और एक ही प्रोटॉन है। तो दो बेस है और एक प्रोटॉन, जब भी किसी रिएक्शन में होता है कि दो बेस है आपके पास और एक ही प्रोटॉन है, तो याद रखिए उनमें प्रोटॉन वहां जाएगा जहां बेस ज्यादा मजबूत होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ज्यादा बेस मजबूत है। तो अगर आप इसको HCHO ले लें, CO माइनस ले लें और CH3O ले लें माइनस, तो आप जानते हैं ये ज्यादा तगड़ा बेस होगा, क्योंकि इसके इंडक्टिव फिर से यहाँ चार्ज बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ चार्ज बिल्कुल गायब हो जाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से फैल जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है कि है ना मिथॉक्साइड जो है वो बहुत अच्छा बेस है ना फॉर्मेट आयन से। तो अगर ये तगड़ा बेस है तो H+ जो है वो तगड़े बेस के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेप है इसमें प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, HCOO माइनस प्लस CH3OH बन जाएगा। ठीक है, CH3OH बन जाएगा, H+ जो है वो यहां से यहां मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आउटकम होगा। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ पे Na यूज किया है, NaOH है, अगर यहाँ पे Na+OH माइनस है तो यहाँ पर जो है Na+ लग जाएगा। ये जो Na है ये लास्ट में इस रिएक्शन में यहाँ मौजूद रहेगा। तो क्या मिला, बेसिकली एक फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ। ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलेट आयन है, ऑक्सीडाइज तो हुआ ही है, और एक बार वही चीज रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो गई। तो आप कह सकते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन बेसिकली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जहां है ना आप इसको ऐसे मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और एल्डिहाइड आप जानते हैं रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनता है। तो कभी भी आपको कैनिज़ारो रिएक्शन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना हो, वैसे मैं सलाह नहीं देता कि आप कभी भी डायरेक्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे रिएक्शंस आ सकते हैं जो बिना मैकेनिज्म के गलत आंसर दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए, एक बार उस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, एक बार उस एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दीजिए, और जो ऑक्सीडाइज हो चुका है उसका हाइड्रोजन हटा के वहां पे Na या K+ आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कैनिज़ारो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो तीसरी बात जो हम लोगों ने सीखी, पहली क्या कि ये उनमें होता है जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और दूसरी बात ये कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज ये रिएक्शन देते हैं, और बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शन जो है एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो तीसरी बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलेगी, थर्ड पॉइंट जो हमें यहाँ सीखने को मिलेगा वो है कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज बेसिकली ना, Cannizaro's reaction is basically a disproportionation reaction. Disproportionation reaction का मतलब होता है, disproportionation रिएक्शन का मतलब होता है कि वही चीज ऑक्सीडाइज करे और वही चीज जब एक ही रिएक्शन में सेम चीज ऑक्सीडाइज करे और सेम चीज रिड्यूस करे। अब जैसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ था, ऑफ कोर्स उसका सॉल्ट बन गया बाद में, और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल में चेंज हो जाए। तो जब वही चीज ऑक्सीडाइज करे और वही चीज क्या करे, है ना, रिड्यूस करे, तो उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से है ना कैनिज़ारो रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म भी बताया। ध्यान इस बात का दीजिएगा कि कैनिज़ारो रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है OH के जुड़ने के बाद हाइड्राइड ट्रांसफर, और दूसरा स्टेप होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है ना, और प्रोटॉन ट्रांसफर फास्ट स्टेप होता है। तो इसमें दो स्टेप अगर आप याद रखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन में, कि एक हाइड्राइड ट्रांसफर का स्टेप है और एक है ना प्रोटॉन ट्रांसफर का स्टेप है, अगर ये दो बातें आप याद रखते हैं तो कैनिज़ारो रिएक्शन आप हर बार कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको और बेहतर समझने का बस एक ही तरीका है कि इस पे और कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। तो आइए कैनिज़ारो रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कैनिज़ारो पे। तो सबके दो मोले मैंने लिखे नहीं है। तो पहला स्टेप OH जाएगा, ये टूटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा क्या, CO। मैं सबको मैकेनिज्म से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैकेनिज्म से करना सही रहता है, आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ये बनेगा, साथ में एक और ऐसा ही एसिटैल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, ऐसे हो जाएगा। मैंने इसको जानबूझ के यहां नहीं लिखा, यहां लिख दिया, एक ही बात है। अब यहाँ पे
ये ऐसे आएगा और हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप होगा और हाइड्राइड यहां पहुंचेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। यहां पे आ जाएगा बेंजोइक एसिड। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, एक ही बात है, COOH हो जाएगा और साथ में प्लस ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और H यहां आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2O माइनस, यहां माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर लास्ट स्टेप जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर का है। ये जो प्रोटॉन है ये बेसिकली यहां चला आएगा और है ना, आपको यहाँ जो माइनस आएगा उसके साथ यहाँ पे जो भी K होगा, पोटेशियम या सोडियम, वो लग जाएगा। तो चूंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा नेगेटिव के साथ। तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा आपका COO माइनस प्लस CH2OH। ठीक है, तो ये आपका बेंजाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेप हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ यहाँ पे और दूसरा स्टेप प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ। यही दो स्टेप आपको करने ही होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन तो अभी मैंने जस्ट थ्योरी में ही बताया है, तो इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। यहाँ पे आपको CHCHO मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो एक बार ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और एक बार ये रिड्यूस कर जाएगा। O माइनस लग जाएगा प्लस और साथ साथ ये CH3OH में चेंज कर जाएगा। तो एक बार वही है ना रिड्यूस करके अल्कोहल, एक बार वही रिड्यूस करके कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर यहाँ Na होता तो मैं यहाँ Na लिखता, यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर लेता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो बिना मैकेनिज्म के नहीं होगा। OH यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा DCO माइनस DCDOH और O पे माइनस, और ये 2 मोल है तो ऐसा ये एक और ले लीजिए DC डबल बॉन्ड O D, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्राइड ट्रांसफर, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्यूटीराइड ट्रांसफर होगा, ये हाइड्राइड ही कह सकते हैं इसको। हाइड्राइड यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, क्या बनेगा DC डबल बॉन्ड O OH, DC डबल बॉन्ड O OH प्लस D यहां जुड़ जाएगा तो CD3O माइनस बन जाएगा, CD3O पे माइनस होगा। और फिर लास्ट स्टेप में यहाँ पे है ना प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रोटॉन यहां पहुंच जाएगा और आपको क्या मिलेगा DCOO माइनस DCOO माइनस प्लस ये मिल जाएगा CD3OH CD3OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमेशा मैकेनिज्म से करना इजी होता है क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन में का मैकेनिज्म कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। एक बार OH जुड़ेगा, हाइड्राइड ट्रांसफर और फिर जो है प्रोटॉन ट्रांसफर, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पे क्या है, एक तरफ ड्यूटेरियम है, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। मैं बताता हूँ कौन सा। पहले OH जोड़ते हैं, OH जोड़ेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा DCO माइनस OH, ये बन जाएगा प्लस ऐसा ही एक DCOH। अब देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में वो बॉन्ड टूटेगा जो ज्यादा कमजोर होगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और हेवियर आइसोटोप्स और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो याद रखिए C और D का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा और C और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है ना, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि C और D की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, CH की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर CH बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इंटरनल अटैक होगा तो H माइनस जाएगा, ना कि D माइनस, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या बनेगा DC डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH प्लस H के यहां आ जाने से क्या आ जाएगा CDH2 और हाइड्राइड के यहां आ जाने से ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो CDH और H, H2O माइनस, CDH2O माइनस बनेगा
और फिर प्रोटॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा क्या, डी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस सी डी एच टू ओ एच। ठीक है, ये बन जाएगा। ये डी और एच तीन हाइड्रोजन होने चाहिए, CH3OH की जगह एक एच की जगह डी लग गया है, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे यहां क्या है, अब देखिए यहां पर दो एल्डिहाइड है, तो जब भी क्रॉस कैनिजारो हो, अब तक सेल्फ कैनिजारो था, एक ही मॉलिक्यूल था, तो आप क्या कर रहे थे कि उसी मॉलिक्यूल में एक बार OH ऐड करते थे, आपको चूज करने की दिक्कत नहीं थी। पर अगर चूज करने की नौबत आए तो उस एल्डिहाइड में OH ऐड होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिएक्टिव ज्यादा है, क्योंकि है ना इसका डेल्टा पॉजिटिव एज इट इज है, जबकि इसका डेल्टा पॉजिटिव जो है रेजोनेंस की वजह से, है ना, रेजोनेंस के, क्योंकि CHO ग्रुप जो है -M इफेक्ट शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां खींचने से इसकी पॉजिटिविटी काफी घट जाएगी। और इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है कि रिएक्टिव वो होते हैं जिनका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है जिनका डेल्टा पॉजिटिव जो है घट जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये OH को ऐड करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCOOH माइनस, ये बनेगा प्लस ये चीज एज इट इज रहेगी। ठीक है, बल्कि मैं इस ग्रुप को बेंजीन रिंग पे यहां लिख रहा हूं ताकि सहूलियत हो देखने में। COOH यहां पे ऐसे हो जाएगा। अब क्या होगा, इंटरनल अटैक होगा और हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा। ये हाइड्राइड जो है वो यहां पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन कंपाउंड का ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये चीज कैसे आ जाएगी, HC डबल बॉन्ड OOH, HC डबल बॉन्ड OOH प्लस H यहां जुट जाएगा और ये टूट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी आपकी बेंजीन रिंग, साथ में एक H यहां पे CH2O माइनस। ठीक है, CH2O माइनस हो जाएगा, और फिर प्रोटॉन का हमें यहां पे ट्रांसफर करना होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, HCOO माइनस प्लस बेंजीन रिंग आ जाएगा, ये CH2O और H लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, CH2OH लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एक फिर से जो पार्ट, जो एसिड ज्यादा, जो कार्बोनिल कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज कर गया, और जो कम रिएक्टिव है वो रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी क्रॉस कैनिजारो की नौबत आए तो परेशान नहीं होना है, उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव है उसमें OH ऐड कर लीजिए। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये इसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कहते हैं। यहाँ डेल्टा पॉजिटिव इंटैक्ट है, जबकि इसका डेल्टा पॉजिटिव जो है वो इसके मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से घट जाएगा। तो चूंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए OH यहीं अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कहेंगे, जहां एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है कैनिजारो रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, CO माइनस H, और यहाँ पे OH। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और हाइड्राइड जो निकलेगा वो बगल के कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, बॉन्ड 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 CO माइनस, और यहां क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH बनेगा। ठीक है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूं, ये बन जाएगा। और फिर क्या होगा, ये प्रोटॉन जो है वो यहां से उठकर यहां चला जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो ये चीज आपकी फाइनली जो है ये मिल जाएगा क्या, कि COH और H यहां चला जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, COO माइनस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, माइनस। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो CH है ऑफ कोर्स, यहाँ पे ये H पहले से आया हुआ है ना, तो ये H में लिखना भूल गया था, यहाँ पे CHOH होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर जो कैनिजारो है उसमें ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज कर गया है, और जो ये कीटोनिक ग्रुप है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कोहल में चेंज हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको देख के कंफ्यूज करें तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, ये ऐसे है और यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा।
मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और H यहाँ जाने से आ जाएगा CHOH और C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये चीज बन जाएगी। तो अब तक हम लोगों ने कैनिज़ारो रिएक्शन के लगभग 6 रिएक्शन देखे हैं। आइए 7th रिएक्शन देखते हैं। ये भी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो जैसा ही है, दोनों में से किसी पे भी OH अटैक कर सकता है। मैंने यहां अटैक कराया और ये चीज बनेगी आपकी COHOH माइनस, ठीक है, और फिर ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH। फिर ये चीज इंटरनल अटैक करेगी और हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा। ये हाइड्राइड जो है वो यहां अटैक करेगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे आ जानी चाहिए, C डबल बॉन्ड OH और ये बॉन्ड टूट जाएगा, H इससे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2O माइनस। H प्लस जो है वो यहां अटैक करेगा और ये चीज आपकी C डबल बॉन्ड O माइनस और CH2OH ये बन जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में यहां पे हाइड्राइड का ट्रांसफर हुआ, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया, तो ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये भी इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन है। इस पे भी वैसे होगा, दोनों एक ही जैसे, इसलिए कहीं भी OH को अटैक करा सकते। चलिए मैंने यहां अटैक कराया, तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OC OH OH और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर इंटरनल अटैक और ये हाइड्राइड जो है वो यहां से बगल वाले कार्बोनिल ग्रुप पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये आ जाएगा HCO माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रोटॉन का भी ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे ये यहाँ चला आएगा, ये चीज आ जाएगी HCOH C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये H जो है यहाँ चला आएगा। तो बेसिकली, और एक H पहले से भी था, सॉरी, ये जो H है ये यहाँ जो आया, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए इसे H, यहाँ पे H आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज जो मिली वो क्या मिलेगी, CH2OH। तो ये चीज आपकी इज इक्विवेलेंट टू OH CH2 COO और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कैनिज़ारो रिएक्शंस देखा कि क्या होता है, उसका मैकेनिज्म सीखा और लगभग इस पे 8 क्वेश्चन किए। आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और तो हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है ना, वो बेसिकली वो कीटोन्स देते हैं जिनके बगल में टर्मिनल COCH3 या मिथाइल कीटोन्स कह सकते हैं कि मिथाइल कीटोन्स हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो मिथाइल कीटोन्स देते हैं। मिथाइल कीटोन्स को जब भी हम हैलोजन और साथ में OH माइनस से ट्रीट करते हैं, अब तो ये रिएक्शन होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा। X जो है यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ हो सकता है, मैं X लेके ही रिएक्शन करूंगा। और OH माइनस की जगह कुछ भी हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका OH माइनस जो है वो आपका KOH या NaOH हो सकता है। अब तो यहाँ पे बेसिकली कई कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे ऐसे बनेगा क्लोरीन प्लस KOH या क्लोरीन ब्रोमीन प्लस KOH, ये सब रिएजेंट हो सकते हैं, या आयोडीन प्लस KOH या क्लोरीन प्लस NaOH या ब्रोमीन प्लस NaOH, ठीक है। अच्छा, हैलोफॉर्म नाम है ना, जनरल नाम है, आयोडीन प्लस NaOH। अगर क्लोरीन प्लस KOH होगा, ये या ये होंगे, तो इसे क्लोरोफॉर्म कहेंगे रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये दोनों रिएक्ट करके
KOCl और KCl बनाते तो इसको KOCl भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस केस में आपको मिल जाएगा KOBr लिखा हुआ, तो इसका एक ही मतलब, तो या तो क्लोरीन इन KOH हो या KOCl हो, एक ही बात है। या फिर है ना KOI हो, ठीक है, KOI हो, या NaOCl हो जाए, या NaOBr हो जाए, या NaOI हो जाए। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल्ड बताया ताकि आपको परेशानी ना हो, है ना। ध्यान दीजिएगा कि हैलोजन और OH जो होते हैं उनके इतने सारे रूप हो सकते हैं, है ना। क्लोरीन इन KOH, क्लोरीन इन NaOH, ब्रोमीन इन KOH, ब्रोमीन इन NaOH, और क्लोरीन इन KOH का भी रूप होता है KOCl, ठीक है। इसके जगह ये भी लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है इसको समझिए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होता है, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है बेसिकली 2 स्टेप में होता है, और ध्यान दीजिएगा, है ना, हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है is given by methyl ketones, ठीक है, are given by methyl ketones जो है वो ये रिएक्शन देते हैं, है ना। और ये याद रखिएगा कि ये रिएक्शन जो है वो लोग भी देते हैं जहां पे टर्मिनल जो है CHOH CH3 ग्रुप हो, is also given by, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, is also given by alcohols with CHOH CH3 as terminal group, ठीक है, terminal group। तो जहां पर CHOH CH3 ग्रुप जो है टर्मिनल होगा वहां भी ये रिएक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन लोग देंगे, जहां मिथाइल कीटोन्स होंगे, यानी टर्मिनल COCH3 ग्रुप होगा या CHOH CH3 ग्रुप होगा। ये क्यों देता है, क्योंकि ये है ना इन लोगों द्वारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन में चेंज कर जाता है, इसलिए देगा। मैं इसके बारे में अभी बातचीत करूंगा, पहले इस रिएक्शन को समझना ज्यादा जरूरी है। तो आइए हेलोफॉर्म रिएक्शन समझते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली 2 स्टेप में होता है, ठीक है ना। पहले स्टेप में हैलोजिनेशन होता है और दूसरे स्टेप में जो है ना वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हैलोजिनेशन होता है इसमें। स्टेप 1 हैलोजिनेशन। कैसे हैलोजिनेशन होगा, आप जानते हैं कि कभी भी अगर आपको मिथाइल कीटोन मिल गया है CH3, तो याद रखिए अगर आप इसको बेस से ट्रीट करेंगे तो आपको ये पता है, एल्डोल कंडेंसेशन में बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक ठाक एसिडिक होता है। वो OH के प्रेजेंस में OH उसको निकाल लेता है और ये आपका RCOCH2 माइनस बन जाएगा। फिर हैलोजन पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और ये चीज चली जाएगी, X माइनस चला जाएगा, तो आपको मिलेगा RCOCH2X, RCOCH2X मिल जाएगा। फिर से OH जो है यही काम करेगा, OH जो है वो फिर से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये मिलेगा RCOCHX माइनस। फिर से ये एक हैलोजन पे अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये क्या बनेगा, RCOCHX2, ठीक है। फिर से ये है ना OH जो है, फिर से OH माइनस जो है इसमें से एसिडिक हाइड्रोजन जो कि अल्फा हाइड्रोजन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये बनेगा RCOCX2 माइनस। और फिर से ये हैलोजन पे अटैक करेगा, XX पे अटैक करेगा और यहां पर है ना ये आपका RCOCX3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन में पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सब हट के X लग जाते हैं, तो ये आपका जनरली ये मिल जाएगा RCOCX3, ये फर्स्ट स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में ये मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हेलोफॉर्म रिएक्शन में स्टेप नंबर 2 में, तो आप जो है शॉर्ट मैकेनिज्म भी याद रख सकते हैं कि कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर मिलता है तो सारे अल्फा हाइड्रोजन निकाल के जो हेलोजन है वो वहां पे लगा दीजिए, ठीक है, वहां पे लगा दीजिए, काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिसिस कही जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में जो आपने स्टेप में पाया है RCOCH3, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी क्या होगा RCOCH
CH3 की हाइड्रोलिसिस होगी, वो भी बेसिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस पहले से मौजूद है एक्वस मीडियम में, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और यहां H लग जाएगा और यहां OH लग जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, RCOOH प्लस CHX3। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेसिक मीडियम जो है H प्लस निकाल देगा, है ना, H प्लस निकल जाएगा इसमें से, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बेसिकली RCO माइनस और प्लस CHX3। इससे कंफ्यूज ना करें, ये अलग रिएक्शन है, मैंने पिछले रिएक्शन का रेमिनेंट है। ठीक है, तो ये मिलेगा, तो यहां पे क्या होगा, ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, यहां OH बना, OH जो है बेसिक मीडियम में H प्लस ये OH जो है रिएक्ट कर जाएगा, तो आपको RCOO माइनस मिलेगा और साथ में CHX3 मिलेगा। तो बेसिकली इसके सेकेंड स्टेप में क्या मिलेगा, सेकेंड स्टेप में RCOO मैंने यहां माइनस लिखा है, अगर ये NaOH होगा तो यहां Na लिखिएगा, KOH होगा तो यहां K लिख दीजिएगा, प्लस CHX3 बनेगा। ठीक है, प्लस CHX3 बनेगा। अब ध्यान यहां क्या देना है, ध्यान यह देना है कि ये जो CHX3 है, ठीक है, ये जो CHX3 है, ये अगर X क्लोरीन है तो इसको हम CHCl3 को हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म एक प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है। अगर आप X जो है वो ब्रोमीन होगा अगर, तो आपको CHBr3 मिल जाएगा, CHBr3 मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, है ना, ब्रोमोफॉर्म कह सकते हैं। ठीक है ना, ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, और ब्रोमोफॉर्म जो है वो येलो लिक्विड होता है। तो याद रखिएगा, ये प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है क्लोरोफॉर्म, और येलो लिक्विड होता है ब्रोमोफॉर्म, येलो लिक्विड होगा। और अगर जो है X आयोडीन हो जाएगा, X इज आयोडीन, तो आपको यहां पे CHI3 मिलेगा, जिसको आयोडोफॉर्म कहते हैं। और याद रखिए, आयोडोफॉर्म जो है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी आपको ये दिस इज टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन, ये मिथाइल कीटोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है इसको मैं फिर से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। इसको आयोडोफॉर्म, इस रिएक्शन को हम जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। और याद रखिएगा, ये जो टेस्ट है, इट इज द टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन, और आयोडोफॉर्म टेस्ट इज टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स का टेस्ट है, कीटोन्स का टेस्ट है ये। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको बताया कि हैलोफॉर्म रिएक्शन वो लोग देते हैं जिनके टर्मिनल COCH3 ग्रुप या मिथाइल कीटोन्स देते हैं। ठीक है, मिथाइल कीटोन्स कहना सही नहीं है ना, बल्कि ये ज्यादा अच्छा ये कहूं मैं कि ये COCH3 ग्रुप होना चाहिए, यहां H होगा तो एल्डिहाइड भी हो सकता है। ठीक है, इट इज गिवन by carbonyl compounds, is given by carbonyl compounds having COCH3 ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, COCH3 ग्रुप अगर है तो ये रिएक्शन होगा, या CHOH है तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन्स, इसके जगह मुझे लिखना चाहिए कि इट इज अ टेस्ट ऑफ COCH3 या CHOH-CH3 ग्रुप। ठीक है, तो ये ग्रुप अगर भी टर्मिनल, ठीक है, ये ग्रुप अगर टर्मिनल मौजूद होंगे, टर्मिनल ऐसे दोनों ग्रुप जो मौजूद होंगे, तो दोनों के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, अगर टर्मिनली कहीं पे भी एल्डिहाइड या कीटोन में COCH3 ग्रुप मौजूद है या CHOH-CH3 ग्रुप मौजूद है, तो ऐसे जगहों के टेस्ट को हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। आयोडोफॉर्म से इसको टेस्ट कर सकते हैं। कभी भी ऐसे लोग जिनमें टर्मिनल COCH3 ग्रुप लगा हो, टर्मिनल COCH3 ग्रुप लगा हो या टर्मिनल CHOH-CH3 ग्रुप लगा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों में अगर आप आयोडीन इन एल्कलाइन मीडियम लेंगे तो यहाँ CHI3 बनेगा, जो कि एक
येलो प्रेसिपिटेट होगा और ये कंफर्म करेगा कि इस कंपाउंड में CHOH CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने एक बात बता दी आपको। एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैकेनिज्म लिखा है जो आपने देख लिया है, हेलोजिनेशन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस होती है। एक नोटेबल बात है कि अगर कभी ठीक है, अब क्या नोटेबल बात है? नोटेबल बात यह है कि अगर कभी भी ये ग्रुप होगा CHOH CH3 ग्रुप अगर है, तो ये ग्रुप क्यों देता है? बार बार इसका जिक्र आ रहा है कि ये भी ग्रुप जब मौजूद रहता है CHOH CH3 तो ये रिएक्शन देता है। तो इसलिए देता है क्योंकि अगर कोई भी कंपाउंड इसमें यहां पर अगर रहता है, मान लीजिए, है ना, इनको मैं कंबाइन रूम से, है ना, ये जान लीजिए NaOH है या KOX है, इसको KOX लिख सकते हैं, KOX, इसको लिख सकते हैं NaOX। तो मान लीजिए KOX या NaOX अगर यहां पे कुछ रहता है, तो याद रखिए KOX अगर यहां पे है तो ये जो KOX है ये KX और नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज कर जाता है। KOX जो है या NaOX जो है, NaOX भी अगर है, NaOX है तो वो भी NaX और टर्मिनल ऑक्सीजन में चेंज, नहीं सॉरी, नेसेंट ऑक्सीजन में चेंज करता है। और ये ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और इस 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है, RCO, है ना, कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा या एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मैंने तो ये कहा था कि ये ग्रुप वाले रिएक्शन देते हैं हेलो फॉर्म, लेकिन अगर ये ग्रुप होगा तो वो भी दे देगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट, सेम रिएजेंट जो आपके हेलो फॉर्म रिएक्शन करता है, मान लीजिए KOX करता है या NaOX करता है, ये सेम रिएजेंट अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करता है, फिर इसके बाद इसका हेलोजिनेशन होता है, फिर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्शन अब तक आपको यहां से बताया था आगे, लेकिन अगर ये ग्रुप भी मौजूद है तो ये ग्रुप भी इसी सेम रिएजेंट से, रिएजेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होकर टर्मिनल COCH3 में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। अब इस पे क्वेश्चन करने की जरूरत है, फिर बता दूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो टर्मिनल COCH3 या CHOH CH3 ग्रुप देते हैं। इसके रिएक्शन में हेलोजन होते हैं और साथ में अल्कली होते हैं। इस रिएक्शन में पहला स्टेप जो है वो हेलोजिनेशन होता है, जिसमें सारे अल्फा हाइड्रोजन हटके हेलोजन लग जाता है, और सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस की होती है, जिसमें ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और हेलोफॉर्म बनता है। हेलोफॉर्म जो है, अगर CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनता है तो प्लीजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, ब्रोमोफॉर्म येलो लिक्विड होता है, आयोडोफॉर्म जो है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है। और अक्सर टर्मिनल COCH3 या टर्मिनल CH3 ग्रुप को टेस्ट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये वाला ग्रुप जो है वो क्यों देता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिकॉज ये जो सेम KOX या NaOX आप जो यूज करते हैं, ये चीज इसको ऑक्सीडाइज करके टर्मिनल COCH3 में कन्वर्ट करती है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए जाना जाता है। तो यहां पर मैंने अपनी समझ से हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया। आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। एक तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही पूछ लिया जाएगा, या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो आप देखिए, इसमें हेलोफॉर्म, इसमें कोई टर्मिनल COCH3 ग्रुप नहीं है, ये शो नहीं करेगा। CH3OH भी नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल शो करते हैं, पर उनके साथ ये होना चाहिए कि CH3CHOH टर्मिनल ग्रुप होना चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, तो ये भी शो नहीं करेगा। ETOH देख के लग रहा है जैसे नहीं शो करेगा, लेकिन एक करेगा, बिकॉज इथाइल अल्कोहल कैसा होता है, CH3CH2OH होता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इस H को थोड़ा ऐसे दूर कर लीजिए तो आपको दिखाई पड़ने लगेगा कि यहाँ पे ये टर्मिनल ग्रुप है, तो बिल्कुल ये करेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा क्योंकि टर्मिनल ग्रुप COCH3 ये ग्रुप नहीं है टर्मिनल, ठीक है, इसलिए नहीं शो करेगा। यहाँ पे है इसलिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं है, नहीं शो करेगा। यहाँ ग्रुप है लेकिन ध्यान दीजिएगा ये नहीं शो करेगा, बिकॉज हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो ये ग्रुप वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स या ये ग्रुप वाले अल्कोहल्स ही शो करते हैं, और ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये भी नहीं शो करेगा, भले ही ये ग्रुप है, पर ये कार्बोनिल कंपाउंड या अल्कोहल नहीं है, ये एसिड क्लोराइड है, इसलिए शो नहीं करेगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। COCH3 ग्रुप जरूर है, पर ये कार्बोनिल कंपाउंड या आपका जो है कार्बोनिल कंपाउंड या ये अल्कोहल नहीं है, इसलिए नहीं शो करेगा। ये जरूर करेगा क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास COCH3 ग्रुप है, बिल्कुल करेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें आप देखिए COCH3 ग्रुप नहीं है, लेकिन अगर आप हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म जानते हैं तो यही होता है, ये बीच में बनता है। यानी क्या, एक हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग चुका है, फिर अगला हट के एक और क्लोरीन लगेगा, फिर अगला हट के एक और क्लोरीन लगेगा, तो CCl3 बन जाएगा और फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो ये चीज हेलोफॉर्म रिएक्शन देगी क्योंकि इसमें अभी भी 2 हाइड्रोजन है जो क्लोरीन से रिप्लेसेबल है। तो ध्यान दीजिएगा, टिपिकली ना डिफरेंट क्वेश्चन हो गया वरना इसमें COCH3 ग्रुप था, COCH3 ग्रुप था जिसमें से एक हाइड्रोजन हट के उसमें Cl लग गया। ठीक है, हाइड्रोजन हट के Cl लग गया, तो ये आगे भी फर्दर हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि ये COCH3 ग्रुप का डेरिवेटिव है, बिल्कुल देगा। ये नहीं देगा क्योंकि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, ये भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें COCH3 ग्रुप नहीं है, इसमें COCH3 ग्रुप है और ये कार्बोनिल कंपाउंड है, बिल्कुल ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना आ गया जी कि इसमें से कौन हेलोफॉर्म देगा कौन सा नहीं देगा रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन जज करना है ये मैंने सिखा दिया। अक्सर ये है ना क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। अब लास्ट चीज इस लेक्चर की क्या या इस चैप्टर की क्या कि हम आइए देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस कैसे होते हैं, उस पर एक आध क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे रिएक्शंस आते हैं कि कंप्लीट द रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलोजन है और बेस है और COCH3 ग्रुप है, तो इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। मैं पूरा डिटेल्ड मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, एक करके हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ OH जो है एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आएगा, ब्रोमीन पे अटैक करेगा, एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, फिर एक H हटेगा, फिर एक ब्रोमीन जुड़ेगा, फिर एक H हटेगा, फिर एक ब्रोमीन जुड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हेलोजिनेशन होता है और यहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, क्या, COCH3, सॉरी X यहां पर क्या है, X यहां पे ब्रोमीन है, CBr3, और फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए OH माइनस एक्वस से, है ना, एल्कलाइन मीडियम है, ये कर जाएगा, यहां OH लगेगा और यहां पे H लग जाएगा और एल्कलाइन मीडियम में H प्लस भी इसका चला जाएगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा बेंजोएट आयन CO माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे K प्लस है तो यहाँ पे K प्लस हो जाएगा, K प्लस, और साथ में है ना CHBr3 है ना ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा विच इज अ येलो लिक्विड, ये हो जाएगा। अब ये आपका है ना हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया या ब्रोमो फॉर्म हो गया। अब ये जो कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, आप इसको ऐसे देखिए, ये OH है, ये H, और यहां पे इसके H को ऐसे लिख दीजिए। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है वो जब भी आप KOH और ब्रोमीन यूज करते हैं, ठीक है, तो यहां पर KOBr बन जाएगा और KOBr जो है वो वक्त पड़ने पर KBr और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल, ये तो खैर 1 डिग्री अल्कोहल, ये है ना CH3 C डबल बॉन्ड और 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये CH3 COH में चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये CH3 CO ग्रुप तो यहाँ मौजूद है ही, ठीक है ना, CH3 CO ग्रुप टर्मिनल मौजूद है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो अगर आप इसको फिर से KOH और ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे, तो OH जो है एक हाइड्रोजन निकालेगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा, तो यहां से तीनों हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएंगे, कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH यहां लग जाएगा, OH यहां लग जाएगा और H यहां लग जाएगा, तो यहाँ HCOOH जरूर बनेगा, लेकिन एल्कलाइन मीडियम की वजह से वो अल्कली और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्मिक एसिड आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे। यहाँ पे K है, मैं लिख सकता हूं HCOO माइनस K प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस CHBr3 और CHBr3 बनेगा। ठीक है ना, CHBr3 बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा, ये भी ब्रोमो फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है जो कहा गया है कंप्लीट करने के लिए, तो आपने देखा अल्कोहल भी CH3 CHOH होता है, वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्योंकि ये चीज ऑक्सीडाइज हो जाती है और फिर इसके बाद तो रिएक्शन नॉर्मल है। ठीक है, यहां भी ऐसा ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज होके, है ना, ये चीज ऑक्सीडाइज होके ऐसे बन जाएगा, CO बन जाएगा। यहाँ पे CH3 CO ग्रुप मौजूद ही है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन टर्मिनल ग्रुप का हट के और यहाँ पर जो है ब्रोमीन लग जाएगा, Br
Br और Br लग जाएगा, और फिर इसकी आप हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो यहां OH और यहां H लगेगा, तो ये C यहां पे है, CHBr3 बन जाएगा, CHBr3 जो कि ब्रोमोफॉर्म है, और ये चीज जो है वो CH3COOH होती थी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देंगे, तो यहां पे O- और K+ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इसी तर्ज पर ये भी है, ये तो खैर अल्कोहल वाला था, ये तो ऑफ कोर्स साफ दिखाई पड़ रहा है कि टर्मिनल COCH3 ग्रुप है, इधर भी टर्मिनल COCH3 ग्रुप है, तो यहां क्या होगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन हट के ब्रोमीन लग जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये बनना चाहिए, मुझे लगता है कि यहां पर है ना, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन 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 बन जाएगा। ठीक है, और है ना, ये 3 ब्रोमीन लग गए, और फिर इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां OH लगेगा और यहां पे H। ठीक है, और इसको तोड़ दीजिए, यहां पे OH और यहां पे H लग जाएगा, तो ये जो COOH और COOH होगा, ये जो एसिड है ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे COO-K+। ठीक है, ये आ जाएगा COO-K+, फिर यहां पे आ जाएगा COO-K+, आ जाएगा, ये K+ आ जाएगा, और प्लस ये जो CHBr3 यहां पे 2 मोल CHBr3 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर है ना, मेरी समझ से कार्बोनिल कंपाउंड्स को मैं यहां पे एंड कर सकता हूं, और मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में है ना सारी चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन ये चैप्टर सिर्फ 4 लेक्चर में इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आपने पूरी जो मेहनत थी है ना इस चैप्टर की, हम लोग बहुत पहले ही कर चुके थे। सारे प्रिपरेशंस जो थे, चाहे वो HBO, चाहे कुचरोव, चाहे है ना OMD है ना रिएक्शन हो, ओजोनोलिसिस हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो, कॉपर हीट के साथ हीट करके कार्बोनिल कंपाउंड बनाना हो, PCC, PDC, डाइबल H, तो ये तमाम चीजें जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, तो इस चैप्टर में हमारा लोड कम हो गया, और हमने इस चैप्टर में सही मायने में सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ा है, और जो उसके जितने रिएक्शंस हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सीक्वेंशली जो मैं चैप्टर्स पढ़ाता हूं है ना उसको पढ़ते आते आ रहे होंगे यहां तक, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और ये चैप्टर इतना ही छोटा दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसका एक मेजर पार्ट मैंने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, कुछ चीजें मैंने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाई हैं। तो आज इस लेक्चर में ही नहीं, इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं ग्रुप केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, अमीन्स और नाइट्रो कंपाउंड्स में, तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा एक चैप्टर में, उसमें मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये तीनों चैप्टर्स में एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लास्ट में इन चैप्टर्स में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इन चैप्टर्स की मैक्सिमम चीजें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा हो जाएगा ये चैप्टर, तो तीनों चैप्टर्स जो है वो हम लोग लगभग एक साथ पढ़ लेंगे, और उसके रेमिनेंट रिएक्शंस जो बच गए, जो अब तक हम नहीं पढ़े हैं, वो उसमें हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।